Hello everybody, welcome to Chetan Sharma classes, The World of Logics. टॉपिक कर रहे हैं हम कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड द एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स. Before going ahead, I would like to say you that if you are watching my video on YouTube, then you can go to description. You are provided with the link of my Telegram channel. You can join the channel for notes. स्क्रीन पे आपको 3 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं. आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट करेंगे जिसकी हेडिंग है कंज्यूमर सरप्लस. स्टार्ट करते हैं. कहता है व्हेन कंज्यूमर गो टू ग्रोसरी स्टोर टू फाइंड फूड फॉर थैंक्सगिविंग डिनर दे मे बी डिसअपॉइंटेड टू सी हाई प्राइस ऑफ टर्की. कह रहा है कंज्यूमर ग्रोसरी स्टोर में जा रहा है तो वहाँ पे वो टर्की खरीदने जा रहा है, उसके घर में डिनर है तो उसको लग रहा है कि टर्की के प्राइस बहुत ज़्यादा है. एट द सेम टाइम व्हेन फार्मर ब्रिंग टू मार्केट द टर्कीज दे हैव रेस्ड दे प्रोबेबली विश दैट द प्राइस ऑफ टर्की वर इवन हायर. और जब फार्मर अपनी टर्की बेचने के लिए मार्केट में आ रहा है, जो उसने रेस करी है मतलब पाली है, तो उसको लग रहा है टर्की के अच्छे प्राइस मिल जाएंगे. These views are not surprising. Buyer always want to pay less and seller always want to pay more. बायर चाहता है उसको ज़्यादा पैसे मिले और सेलर हमेशा कम पैसे देना चाहता है. बट इज़ देयर अ राइट प्राइस फॉर टर्की फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सोसाइटी एज अ होल? क्या कोई टर्की का सही प्राइस है? इन प्रीवियस चैप्टर वी सॉ हाउ इन मार्केट इकोनॉमीज द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड द क्वांटिटीज टू बी सोल्ड. पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस डिटरमाइन करते हैं और क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं. सो फार हाउएवर वी हैव डिस्क्राइब्ड द वे मार्केट एलोकेट्स कार रिसोर्सेज विदाउट डायरेक्टली एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ वेदर दीज मार्केट एलोकेशन आर डिज़ायरेबल. अभी तक हमने देखा कि मार्केट अपने कार रिसोर्सेज को एलोकेट करती है और हमने अभी तक ये कोई मुद्दा भी नहीं उठाया कि ये एलोकेशन सही है या नहीं है. इन अदर वर्ड्स आवर एनालिसिस हैज़ बीन पॉजिटिव. हम पॉजिटिव एनालिसिस की तरफ चल रहे हैं कि भाई जो जैसा चल रहा है वही हम आपको बता रहे हैं, रेदर देन नॉर्मेटिव. हम कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहे हैं. वी नो डैट प्राइस ऑफ टर्की एडजस्ट टू इंश्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ टर्की सप्लाइड इक्वल्स टू द क्वांटिटी ऑफ टर्की डिमांडेड. कह रहा भैया एक ऐसा प्राइस एडजस्ट होके आ जाएगा जहाँ पे टर्की जो हमारा कॉमोडिटी है, जो हमारा गुड है, उसकी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी. बट at this equilibrium is the quantity of turkey produced and consumed too small, too large or just right. और जो ये equilibrium आ रहा है उस पर जो क्वांटिटी डिटरमाइन हो रही है, क्या ये क्वांटिटी कम है, ज़्यादा है या appropriate है. In this chapter, we take up the topic of welfare economics, the study of how allocation of resources affect economic well-being. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टॉपिक है वो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स. जो हम रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं वो कैसे वेलबींग को अफेक्ट करता है. वी बिगन बाय एग्जामिनिंग द बेनिफिट्स दैट बायर एंड सेलर रिसीव फ्रॉम इंगेजिंग इन द मार्केट ट्रांजैक्शंस. अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जब क्या बेनिफिट मिल रहे हैं बायर और सेलर को जब वो किसी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करते हैं. वी देन एग्जामिन हाउ सोसाइटी कैन मेक दिस बेनिफिट एज लार्ज एज पॉसिबल. और इन बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे. This analysis leads to a profound conclusion. In any market, the equilibrium of supply and demand maximizes total benefit received by all buyers and sellers combined. बता रहा है कि भैया जहाँ पे equilibrium आएगा वहाँ पे total benefits को maximize करा जाएगा, चाहे वो benefit seller के लिए हो चाहे वो buyer के हो, combined benefits को maximum किया जाएगा. As you may recall from chapter 1, one of the 10 principles of economics is that markets are usually a good way to organize economic activity. कह रहा है मार्केट एक ऐसी मार्केट एक ऐसी चीज़ जनरेट कर देती है कि बढ़िया तरीके से हम जो भी एक्टिविटी है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ये हमने पिछली वीडियोस में जो मैंने 10 प्रिंसिपल पे वीडियो बनाई है वहाँ पे हमने सीख रखा है. द स्टडी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल मोर फुली. अब हम और तरीके से देखेंगे. इट ऑल्सो आंसर्स अ क्वेश्चन अबाउट द राइट प्राइस ऑफ टर्की, कि बताता है क्या गुड का प्राइस होना चाहिए. द प्राइस दैट बैलेंसेज सप्लाई एंड डिमांड फॉर टर्की इन अ पर्टिकुलर सेंस द बेस्ट वन बिकॉज इट मैक्सिमाइज टोटल वेलफेयर ऑफ टर्की कंज्यूमर्स एंड टर्की प्रोड्यूसर. कह रहा है जो प्राइस डिटरमाइन होगा विद द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से
वो प्राइस ऐसा प्राइस होगा जो मैक्सिमाइज करेगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के वेलफेयर को. No consumer or producer of turkey aims to achieve this goal, but their joint action directed by market prices move them towards welfare maximizing output. कह रहा ना तो अकेला कंज्यूमर ना अकेला प्रोड्यूसर इस गोल की तरफ देखता है, ठीक है ना. मतलब प्रोड्यूसर मतलब जो भी कॉमोडिटी बना रहा है, हमारे केस में टर्की है. कंज्यूमर जो कॉमोडिटी खा रहा है वो भी हमारे केस में टर्की ही है. फिर रीड कर लेते हैं. No consumer or producer of turkey aims to achieve this goal, but their joint direction directed by market price moves them towards welfare maximizing outcome, as if led by the invisible hand. कह रहा है इनविजिबल हैंड आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई. तो कह रहा है डिमांड एंड सप्लाई एक ऐसा प्राइस लाएंगे जहां पे वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जाएगा. कंज्यूमर सरप्लस, अब हेडिंग आ रही है. We began our study of welfare economics by looking at the benefit buyer receive from participating in the market. अब हम देख रहे हैं जब बायर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं. विलिंगनेस टू पे. इमेजिन दैट you own mint condition recording of Elvis Presley first album. Because you are not fan of Elvis, you decide to sell it. One way to do so is hold an auction. कह रहा है आपके पास एक बढ़िया कंडीशन की एल्विस प्रेस्ले की एक रिकॉर्डिंग है. आप एल्विस के फ़ैन नहीं हो तो आप सोचते हो मैं इसको बाहर बेच देता हूँ. तो बेचने के लिए आपने एक ऑक्शन कंडक्ट करी है. 4 एल्विस फैन शो अप फॉर योर ऑक्शन. 4 फैन आए भाई, टेलर, कैरी, रिहाना, गागा. They would all like to own the album, but each of them has a limit on the amount she is willing to pay for it. कह रहा भैया जो भी ये 4 कैंडिडेट्स या जो भी ये 4 पार्टिसिपेंट आए हैं, ठीक है ना, कह रहा है भैया हर बंदे की हर एक, मतलब ये सारी की सारी लड़कियां ही बताया जा रहा है यहाँ पे. कह रहा है हर लड़की की एक लिमिट है कि वो कितना मैक्सिमम प्राइस दे सकती है, ठीक है. टेबल 1 शोज मैक्सिमम दैट दैट ईच ऑफ द 4 पॉसिबल बायर वुड पे. टेबल की तरफ देखेंगे. अ बायर मैक्सिमम इज कॉल्ड हर विलिंगनेस टू पे एंड इट मेजर हाउ मच द बायर वैल्यूज द गुड. जो बायर का मैक्सिमम प्राइस होगा वो उसकी विलिंगनेस है कि वो कितना उसके लिए देना चाहता है और बताता है वो गुड को कितनी वैल्यू दे रहा है. ईच बायर वुड बी ईगर टू बाय द एल्बम एट द प्राइस लेस देन हर विलिंगनेस टू पे. हर कोई चाहेगा भाई जो उसकी विलिंगनेस टू पे है उससे वो कम प्राइस दे. एंड शी वुड रिफ्यूज़ टू बाय द एल्बम एट द प्राइस ग्रेटर देन हर विलिंगनेस टू पे. अगर प्राइस विलिंगनेस टू पे से ज़्यादा होगा तो फिर जो कंटेस्टेंट है, जो कैंडिडेट है, वो रिकॉर्डिंग को नहीं खरीदेगा. ठीक है जी भैया. तो पीछे हमने एक बात सीख ली है, स्लाइड भी मैंने पलटाई है. वहाँ हमने सीखा है कि भाई जो मैक्सिमम प्राइस होगा वो उसकी विलिंगनेस को डिटरमाइन करेगा. रीड करते हैं. यहाँ पे देखो टेबल दे रखी है ऊपर. टेलर की जो भाई विलिंगनेस टू पे है वो है भैया $100, कैरी की है 80, रिहाना 70, गागा जी की 50. एट प्राइस इक्वल टू हर विलिंगनेस टू पे द बायर वुड बी इनडिफरेंट अबाउट द बाइंग द गुड. अगर प्राइस उसकी विलिंगनेस के बराबर है कंज्यूमर की तो भैया वो इनडिफरेंट है. इनडिफरेंट का मतलब है चाहे उसको एल्बम मिले चाहे उसको एल्बम ना मिले, नहीं मिलेगी तो पैसे अपने जेब में ही वो रखेगी, ठीक है ना. तो वो दोनों में सेम ही फील करेगा. रीड भी कर लेते हैं यहाँ से. इफ द प्राइस इज एग्जैक्टली द सेम एज द वैल्यू शी प्लेसेस ऑन द एल्बम she would be equally happy buying it or keeping her money. To sell your album, you begin the bidding process at a low price, say $10. आपने $10 बिडिंग प्रोसेस रखा, प्राइस रखा बिडिंग प्रोसेस का. तो $10 काफ़ी कम प्राइस था तो प्राइस जल्दी जल्दी राइज होना स्टार्ट हो गया. लिखा है यहाँ पे प्राइस राइजेस क्विकली. द बिडिंग स्टॉप्स व्हेन टेलर बिड्स $80 और स्लाइटली मोर. कह रहा बिडिंग रुक जाएगी या टेलर ने $80 बोल दिया या फिर स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना, 80 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्लाइटली मोर, ठीक है ना. वहाँ बिडिंग रुक जाएगी क्योंकि कोई भी कैंडिडेट 80 से ऊपर देने को तैयार नहीं है. आप चेक कर सकते हो, कैरे, रिहाना, गागा कोई भी इतना पैसा देने को तैयार नहीं है. एट दिस पॉइंट कैरी, रिहाना, गागा all have dropped out the bidding because they are unwilling to bid any more than 80. Taylor pays you $80 and gets the album. Note that the album has gone to buyer who values it most highly. What benefit does Taylor receive from buying the Elvis Presley album? In a sense, Taylor had found
Taylor has found a real bargain. She is willing to pay 100 for the album but pays only 80. तो भैया टेलर को हमारी $20 का कंज्यूमर सरप्लस हुआ. अब देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या है. कंज्यूमर सरप्लस इज द अमाउंट बायर इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड माइनस द अमाउंट बायर एक्चुअली पेज फॉर इट. विलिंग थी 100 टेलर हमारी और एक्चुअली पे करा 80, तो 20 का कंज्यूमर सरप्लस हो गया. तो डिफरेंस है विलिंग टू पे और व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली पेज. यहाँ देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस मेजर्स द बेनिफिट बायर रिसीव फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन अ मार्केट. इन दिस एग्जाम्पल टेलर रिसीव $20 benefit from participating in the auction because she pays only $80 for a good she values at 100. Carrie, Rihanna, Gaga get no consumer surplus from participating in the auction because they left without the album. बाकी जो 3 कैंडिडेट्स हैं उनको कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने एल्बम नहीं ली, ठीक है, और कुछ भी पैसे पे नहीं भी किए. Now whether a somewhat different example, now consider a somewhat different example. Suppose you had two identical Elvis Presley's album to sell. अब आपके पास 2 रिकॉर्डिंग है, फिर आपने ऑक्शन करी है. अगेन you auction them to 4 possible buyers. To keep things simple, we assume that both album are to be sold for same price and no one is interested in buying more than one album. दोनों जो एल्बम है वो सेम प्राइस पे ही बिकेगी और कोई भी जो कैंडिडेट है, कंटेस्टेंट है जो बिडिंग कर रहा है, वो एक से ज़्यादा एल्बम नहीं लेगा. Therefore the price rises until 2 buyers are left. तो भैया प्राइस तब तक बढ़ेंगे जब तक 2 बायर चले नहीं जाएंगे, क्योंकि 4 टोटल बायर थे हमारे और 2 रिकॉर्डिंग बिक रही है. तो भैया और क्या बोलते हैं, दोनों जो सीडी बिकेगी, जो दोनों रिकॉर्डिंग बिकेगी बोला गया है, जो दोनों रिकॉर्डिंग बिकेगी वो सेम प्राइस पे बिकेगी और कोई भी बायर एक से ज़्यादा नहीं लेगा. तो 2 बायर तो लेंगे ही लेंगे और 2 बायर एलिमिनेट हो जाएंगे जो लेने आए थे. In this case, the bidding stops when Taylor and Carey bid $70 और slightly higher. ये बात ध्यान रखनी है, मतलब अगर 70 या 70 से थोड़ी सी ज़्यादा टेलर और कैरी ने अगर बिड कर दी तो वहाँ पे बिडिंग स्टॉप हो जाएगी. At this price, Taylor and Carey are each happy to buy an album. Rihanna, Gaga are not willing to bid any higher. बाकी 2 कंटेस्टेंट इससे ऊपर बिड करने को तैयार नहीं है. Taylor and Carey each receive consumer surplus equal टू हर विलिंगनेस टू पे माइनस द प्राइस. अब टेलर की विलिंगनेस टू पे 100 थी आपको पता है और प्राइस देना पड़ रहा है $70, तो टेलर का कंज्यूमर सरप्लस हो गया $30. कैरी की विलिंगनेस टू पे थी हमारी $80 और प्राइस दिया $70, तो कैरी का कंज्यूमर सरप्लस हो गया $10. तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस जो मार्केट में नज़र आ रहा है वो है $40 का. कहता है यूजिंग द डिमांड कर्व टू मेजर कंज्यूमर सरप्लस. डिमांड कर्व का इस्तेमाल करेंगे ताकि कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट किया जा सके. कहता है कंज्यूमर सरप्लस इज क्लोजली रिलेटेड टू द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट. टू सी हाउ दे आर रिलेटेड, लेट्स कंटिन्यू अवर एग्जाम्पल एंड कंसिडर द डिमांड कर्व फॉर दिस रेयर एल्विस प्रेस्ले एल्बम. ठीक है, वो ये बता रहा है भैया. अब हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर द एल्बम. मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर द एल्बम हम कैलकुलेट कर रहे हैं. यहाँ बता रहा है कि भैया टेबल इन फिगर 1 है, वहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ. बड़े ध्यान से पहले ग्राफ की तरफ चलते हैं. ये ग्राफ आ गया हमारे सामने. आपको पता है टेलर की जो विलिंगनेस थी वो $100 थी. फिर उसके बाद कैरी की विलिंगनेस $80, रिहाना $70 और गागा की $50 विलिंगनेस थी. ये मैंने यहाँ पे प्राइजेस लिख दिए हैं. ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है. देखो अगर प्राइस हमारा $100 है तो उस समय 1 क्वांटिटी हमारी सोल्ड होएगी मार्केट में. मैं यहाँ पे मार्क करके भी आपको दिखा रहा हूँ. ये 1 क्वांटिटी यहाँ मैंने कर दी. और प्राइस अगर 80 है तो भैया कैरी भी साथ में इंक्लूड हो जाएगी टेलर के, तो भैया डिमांड 2 यूनिट की हो जाएगी. और प्राइस अगर 70 हो जाएगा तो डिमांड 3 यूनिट की रिहाना भी आ जाएगी. और प्राइस 50 हो गया तो गागा की विलिंगनेस भी पे करने की है, तो 4 यूनिट्स की डिमांड हो जाएगी. स्क्रीन पे मैंने 4 आपको रेड डॉट मार्क करके दिखा दिए.
और अगर आपको बता दिया है प्राइस 100 से थोड़ा सा भी ऊपर होएगा तो डिमांड ज़ीरो होएगी। मतलब मैं यहाँ ले रहा हूँ, देखो ध्यान से देखे स्क्रीन पे 100 के हल्का सा ऊपर लेना है, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ऊपर आपने लेना है। ठीक है, अभी मैंने ग्राफ में चीज़ें प्लॉट कर दी है, मार्किंग कर दी है, रेड डॉट मार्क कर दिया है मैंने हर जगह। ठीक है, अब हम चेक करते हैं मैंक्यू रीडिंग में क्या कह रहे हैं। मैंक्यू जी रीडिंग में कह रहे हैं इफ प्राइस इज बिटवीन $80 and 100 the quantity demand is 1 because tailor is willing to pay such high price। कह रहा है अगर जो प्राइस है वो बिटवीन है 80 and 100 के, ठीक है ना, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो उस समय है 1। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं ग्राफ में। ये देखो जी, प्राइस कहीं बीच में कह रहा है वो चेक करने को, बीच में चेक कर लेते हैं। सपोज करो मैंने बीच में यहाँ प्राइस यहाँ पे मार्क कर लिया ये, ठीक है ना भैया। तो यहाँ जो प्राइस है वो लगभग 90 हो गया, अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ मैं, यहाँ 90 प्राइस हो गया। ठीक है, तो 90 प्राइस पे आपको पता है डिमांड उस समय 1 ही है जो हमें नज़र आ रही है। ठीक है जी, ठीक है ना, क्योंकि अगर 90 प्राइस है तो वो टेलर ही लेगा। ठीक है ना भैया, कैरी की तो विलिंगनेस ही 80 है तो कैरी तो आएगी नहीं, तो डिमांड 1 है। फिर मैंक्यू जी कह रहे हैं अगर प्राइस 70 और 80 के बीच में है तो मैंने कहीं यहाँ पे ले लिया 75। ठीक है ना, तो उस समय डिमांड 2 है, क्योंकि कैरी की विलिंगनेस तो 80 थी देने की, तो अब कैरी भी डिमांड कर रही है, तो डिमांड उस समय 2 ही नज़र आ रही है। अभी रिहाना इंक्लूड नहीं हुई है, मैंक्यू जी यही बता रहे थे। तो जो मैंक्यू जी कह रहे हैं मैं आपको वो बताता जा रहा हूँ। चलते हैं मैंक्यू जी की तरफ। ठीक है जी, तो ये वाला जोन मैंने ख़त्म कर लिया, इस वाले स्लाइड को मैंने ख़त्म कर लिया है। फिर आगे वो यही बोल रहा है इन दिस वे द डिमांड शेड्यूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द विलिंगनेस टू पे ऑफ 4 पॉसिबल बायर। स्लाइड को आगे लेके चलते हैं। स्लाइड जब आगे मूव कर रही है, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नोट करने को। कह रहा है नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ डिमांड कर्व एंड बायर विलिंगनेस टू पे। कह रहा है रिलेशनशिप नोट करो किसके बीच में, एक तो हाइट ऑफ डिमांड कर्व एंड बायर विलिंगनेस टू पे। अब ध्यान से सुनना, कहता है एट एनी क्वांटिटी द प्राइस गिवन बाय डिमांड कर्व। कह रहा है कोई भी क्वांटिटी हो, डिमांड कर्व जो प्राइस देगा वो क्या शो करता है, वो शो करता है विलिंगनेस टू पे ऑफ द मार्जिनल बायर। ठीक है, फिर दोबारा कह रहा है किसी भी क्वांटिटी में जो प्राइस डिमांड कर्व हमें देगा वो शो करता है विलिंगनेस टू पे ऑफ द मार्जिनल बायर, कि एक और एक्स्ट्रा बायर कितना विलिंग है पे करने के लिए। द बायर वुड लीव द मार्केट फर्स्ट इफ द प्राइस वर एनी हायर। कह रहा है और बायर मार्केट लीव कर जाएगा अगर प्राइस उससे ज़्यादा होंगे। अब इस बात का मतलब क्या है, मैं डायग्राम में आपको सिखाता हूँ। ये डायग्राम आ गया, ठीक है जी। कहता है किसी भी क्वांटिटी में चेक कर दो, ठीक है जी भैया, जो भी डिमांड का प्राइस बताएगा वो विलिंगनेस है पे करने की। सपोज मैंने इस क्वांटिटी पे चेक करा 4 पे, तो डिमांड कर्व की हाइट ये आ रही है, ये तो 50 विलिंगनेस है बायर की पे करने की। ठीक है, जो 4th बायर है गागा उसकी बात हो रही है। फिर दोबारा क्वांटिटी 4 ली तो हाइट ये आ रही है। ठीक है, तो 50 विलिंगनेस है गागा की पे करने की। और अगर थोड़ा सा भी प्राइस ज़्यादा होएगा, मतलब प्राइस अगर यहाँ पहुँच गया 51 52 कुछ भी ज्यूम कर लो, तो गागा लीव कर जाएगा। ठीक है ना भैया, तो भैया ये बता रहा है, फिर दोबारा बता दूँ, क्वांटिटी मैंने लिए यहाँ पे 4, एनी क्वांटिटी पे ले लो, जो डिमांड का हाइट बताएगा, डिमांड का हाइट ये बता रहा है 50 की। ये जो हमारा मार्जिनल बायर आया है, एडिशनल बायर आया है, ये उसकी विलिंगनेस है पे करने की, गागा जी की विलिंगनेस है पे करने की। ठीक है ना, जो हमारा मार्जिनल बायर आया है, और प्राइस इससे बढ़ेगा, कहीं भी यहाँ 51 52 पहुँचेगा तो गागा जी लीव कर जाएंगे। ऐसे ही आप 3 क्वांटिटी पे भी चेक कर सकते हो। डिमांड कर्व की हाइट ये है, ठीक है जी, ये डिमांड कर्व की हाइट है, और डिमांड कर्व की हाइट से जो प्राइस आएगा वो विलिंगनेस है रिहाना की पे करने की। और अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा तो रिहाना भी लीव कर जाएगी। ये बता रही है वो वाली लाइन। ठीक है जी,
ये आ गई हमारी मैंक्यू। ये वो दो एग्जाम्पल जो मैंने आपको सिखा दिए। अब मैंक्यू जी आगे क्या बात करते हैं उसको चेक करते हैं बड़े ध्यान से। ठीक है, अब मैंक्यू जी बात करते हैं पैनल वाइज। पैनल ए में कुछ बना रहे हैं, ठीक है, और आगे स्लाइड पलटाऊंगा तो कुछ पैनल बी में भी बना रहे हैं। ठीक है जी भैया, अब मुझे पता लग गया डिमांड कर्व। किसी भी क्वांटिटी पे आप डिमांड कर्व की हाइट चेक करोगे तो जो प्राइस आ रहा होगा वो विलिंगनेस है बायर की पे करने की। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पे एक तो प्राइस लिया है 80 और स्लाइटली अबव में भी ध्यान रखना है। तो भैया अगर 80 और स्लाइटली अबव है तो उस समय आपको पता है क्वांटिटी डिमांडेड 1 है। ये बात आपको पता है, बिल्कुल कोई मेरी समझाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अभी यहाँ पे इसने बता रखा है नोट दैट, यहाँ से नोट दैट द एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व इक्वल्स टू 20। दिस अमाउंट इज एग्जैक्टली द कंज्यूमर सरप्लस वी कंप्यूटेड अर्लियर व्हेन ओनली 1 एल्बम इज सोल्ड। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर हम। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे मूव करें तो ये डायग्राम आ गया आपका। ठीक है जी, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, मैंने पॉइंट मार्क करे थे, वो वाले पॉइंट वाला डायग्राम भी मैं आपके सामने ले आता हूँ। ये वो पॉइंट वाला डायग्राम आ गया जो मैंने पॉइंट मार्क करे थे। अब जो हमारे मैंक्यू जी हैं उन्होंने शेड्यूल बना रखा है। कह रहा है अगर मोर देन 100 प्राइस है तो डिमांड नन है। 80 टू $100 में टेलर ही डिमांड कर रहा है 1 यूनिट की, क्योंकि टेलर की विलिंगनेस ही आ रही है। और एक बात ध्यान रखना, अगर मैंक्यू जी ऐसे बोल रहे हैं ना $80 टू 100, तो कितने बच्चे समझ लेंगे वो $80 बोल रहे हैं, थोड़ा स्लाइटली अबव चल रहा है कंसेप्ट। $80 से स्लाइटली अबव की बात हो रही है। ठीक है ना, मतलब ऊपर की तरफ बात हो रही है, $80 से स्लाइटली अबव, तो उस समय टेलर ही डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं $70 टू 80, तो $70 स्लाइटली अबव की बात हो रही है। ठीक है जी, तो टेलर भी आ गए और कैरी भी आ गए। $50 टू $70 की बात हो रही है, तो $50 से स्लाइटली अबव की बात हो रही है। और $50 और लेस, $50 और लेस में चारों आ गए। $50 में हमारे गागा जी भी आ गए। और अगर लेस प्राइस रहेगा, कहीं भी यहाँ पे प्राइस रहेगा लेस, 50 से नीचे प्राइस रहेगा, तब भी डिमांड 4 यूनिट्स की ही रहनी है। मैं आपको बता रहा हूँ शेड्यूल कैसे बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो इन सब रेड डॉट जो मैंने बनाए हैं, तो अगर आप उनको ज्वाइन करोगे तो आपका डिमांड कर्व की शेप आ जाएगी। ये देखो, ठीक है ना, तो इसलिए आपका डिमांड कर्व कुछ इस तरीके का आपको नज़र आ रहा है। आई होप कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब पैनल ए और पैनल बी की बात कर लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। ये आ गया पैनल ए, और लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में हमारा पैनल बी नज़र आ रहा है हम लोगों को। ठीक है, अब अगर 80 प्राइस है हमारा, यहाँ पे देखो पैनल ए की तरफ देखो, प्राइस 80 ले रखा है, चेक कर सकते हो। तो 80 प्राइस पे जो टेलर का सरप्लस आ रहा है वो 20 का आ रहा है। सरप्लस कैसे निकालते हैं हम, जो एरिया है अबव प्राइस एंड बिलो डिमांड कर्व, तो हमारा ये वाला सारा एरिया हमको मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है जी, तो भैया इस समय कंज्यूमर सरप्लस 20 का है। और अगर प्राइस 70 है हमारा, तो भैया टेलर का जो सरप्लस हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। इस बारी टेलर का जो सरप्लस है वो आपको नज़र आ रहा है। टेलर का सरप्लस हमारा यहाँ पे 30 का नज़र आ रहा है। ठीक है, और प्राइस अगर 70 हो गया तो कुछ कैरी का भी सरप्लस हमें नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं सरप्लस का मतलब है एरिया जो आएगा अबव प्राइस और बिलो डिमांड कर्व, तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारा, ये 10 का है। तो दोनों का टोटल सरप्लस यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंक्यू दी की तरफ अब मूव करते हैं। ये पैनल ए है मैंक्यू जी का, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। और फिर ये वाला जोन मैं आपको समझा चुका हूँ।
फिर यहाँ पे प्राइस लिया था इन्होंने सेकंड केस में पैनल बी में $70 और स्लाइटली अबव का केस इन्होंने लिया था। ठीक है, तो ये वाला जोन हमारा प्रॉपर तरीके से ख़त्म होता है और यही फिर वो डायग्राम आ गया जहाँ मैंने दो प्राइस लिए थे, एक 80 लिया था आपको बताया था, या स्लाइटली अबव, या 70 या फिर स्लाइटली अबव वाला प्राइस मैंने चेक कराया था। टॉपिक है अब हाउ अ लोअर प्राइस रेजेस कंज्यूमर सरप्लस। कहता बिकॉज बायर्स ऑलवेज वांट टू पे लेस फॉर द गुड टू बाय, अ लोअर प्राइस मेक बायर ऑफ अ गुड बेटर ऑफ। सस्ता प्राइस होगा तो बायर को अच्छा लगेगा। बट हाउ मच डज बायर वेलबींग राइज इज इन रिस्पॉन्स टू अ लोअर प्राइस। कह रहा अगर प्राइस कम हो जाएगा तो उसका कितना वेलबींग होएगा वो चेक करते हैं। वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस टू आंसर दिस क्वेश्चन प्रिसाइसली। फिगर 3 शोज टिपिकल डिमांड कर्व, एक यूजुअल डिमांड कर्व बता रखा है फिगर 3 में, अभी देख लेंगे। यू मे नोटिस that this demand curve gradually sloped downward instead of taking discrete step as in the previous two figures। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये डिमांड कर्व जो मैं आपको दिखाऊंगा वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऐसा क्यों हो रहा है? रीज़न है इन अ मार्केट विद मैनी बायर्स। अभी तो हमने पीछे 4 ही बायर लिए थे, मार्केट में तो मैनी बायर्स होते हैं और मैनी बायर्स की विलिंगनेस भी सबकी अलग अलग होएगी, है ना भैया, मल्टीपल विलिंगनेस होएगी, है ना। तो कहता है द रिजल्टिंग स्टेप्स फ्रॉम ईच बायर ड्रॉपिंग आउट आर टू स्मॉल डैट दे फॉर्म अ स्मूथ कर्व। कह रहा है उस समय स्टेप्स इतने छोटे हो जाते हैं, जब उनको ज्वाइन करते हैं तो वो एक स्मूथ कर्व आ जाता है। ऑल्दो दिस कर्व हैज़ डिफरेंट शेप, द आइडिया वी हैव जस्ट डेवलप्ड स्टिल अप्लाई। शेप अलग है तो वो क्या हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम है। कंज्यूमर सरप्लस अभी भी वही है, प्राइस के ऊपर वाला और डिमांड कर्व के नीचे वाला एरिया वही कंज्यूमर सरप्लस है। अब मैं आपको डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ जो डायग्राम बता रहा है। स्लाइड को पहले मूव करता हूँ, कुछ एक्सप्लेनेशन आएगी। ये आ गई एक्सप्लेनेशन, वो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायग्राम से ही समझ आ जाएगी। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे आपको समझ आएगी, मैं डायग्राम समझाता हूँ। डिमांड कर्व बना रखा है, एक स्मूथ डिमांड कर्व बना रखा है, ध्यान से देखो। तो भैया अगर हमारा प्राइस P1 है तो कंज्यूमर सरप्लस वही हो गया, आपको पता है डिमांड कर्व के नीचे वाला और प्राइस लाइन के ऊपर वाला, तो ये सारा जो एरिया आ रहा है ये कंज्यूमर सरप्लस है। तो कह रहा है अगर प्राइस कम कर देते हैं तब क्या होगा। एक बात और ध्यान रखना, जब प्राइस हमारा P1 था तो क्वांटिटी हमारी Q1 थी, ये भी ध्यान रखना। तो प्राइस हमारा P1 लिया पहले, क्वांटिटी Q1 है। अब स्टार्टिंग में जब प्राइस P1 है और क्वांटिटी Q1 है तो ये वाला हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, लिखा भी हुआ है इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस। अब इन्होंने प्राइस कम कर दिया, P2 कर दिया। तो जैसे ही P2 कर दिया तो भैया आप ध्यान से, अब अगर आपको कुछ सोचना है बड़े प्यार से, कॉन्सेप्ट वही है जो कंज्यूमर सरप्लस रहेगा, डिमांड कर्व के नीचे वाला एरिया और प्राइस के ऊपर वाला। तो जब प्राइस P2 हुआ, कंज्यूमर सरप्लस इतना तो हो गया जी, ये तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस है। लेकिन मैंक्यू जी ने कुछ डिवीज़न करके भी दिखा रखा है, वो भी देख लेते हैं। मैंक्यू जी बता रहे हैं भैया अगर क्वांटिटी हमारी Q1 ही है, अगर देखो प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी Q2 तक तो पहुंची है, लेकिन ये बता रहा है अगर हम क्वांटिटी Q1 तक चेक करें तो हमारे पुराने ही कस्टमर है जो P1 प्राइस पे ही ले रहे थे, तो उनको ये वाला एक्स्ट्रा कंज्यूमर सरप्लस मिल गया है, उनको ये वाला जोन एक्स्ट्रा कंज्यूमर सरप्लस मिल गया है जो हमारे पुराने कस्टमर थे। और प्राइस कम होने से कुछ नए कस्टमर भी ऐड हुए, तो जो नए कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस जो नए कस्टमर को मिला है वो ये है, क्योंकि नए कंज्यूमर से जो हमारी क्वांटिटी बढ़ी है वो इतनी बढ़ी है। ठीक है, तो ये जोन यहाँ पे ख़त्म होता है। टॉपिक है अब व्हाट डज कंज्यूमर सरप्लस मेजर्स, कि कंज्यूमर सरप्लस क्या मेजर करता है। कहता है अवर गोल इन डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज़ टू मेक जजमेंट। हमें जज करना है कि मार्केट आउटकम कैसे होंगे, डिज़ायरेबिलिटी ऑफ मार्केट आउटकम्स। नाउ यू हैव सीन व्हाट इज़ कंज्यूमर सरप्लस, हमें पता लग गया है कंज्यूमर सरप्लस क्या है। कंज्यूमर सरप्लस वो गैप है जो डिमांड कर्व के क्या है, नीचे है और प्राइस के ऊपर है। डिफरेंस है विलिंगनेस टू पे एंड व्हाट बायर एक्चुअली पेज। लेट्स कंसिडर वेदर इट इज़ गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, क्या ये इकोनॉमिक वेलबींग का एक अच्छा मेजर है या नहीं है।
ठीक है, इमेजिन दैट यू आर अ पॉलिसी मेकर ट्राइंग टू डिज़ाइन अ गुड इकोनॉमिक सिस्टम। आप एक पॉलिसी मेकर हो और एक अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम बनाना चाहते हो। वुड यू केयर अबाउट द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? क्या आपके दिमाग में ये होगा कितना कंज्यूमर सरप्लस होना चाहिए? कंज्यूमर सरप्लस द अमाउंट दैट बायर आर विलिंग टू पे फॉर अ गुड माइनस अमाउंट देन एक्चुअली पे फॉर इट। इट मेजर्स द बेनिफिट दैट बायर रिसीव फ्रॉम अ गुड एज बायर देम सेल्फ परसीव इट। सही बात है, बायर खुद ही देख लेगा उसको कितना सरप्लस हो रहा है। दस कंज्यूमर सरप्लस इज अ गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग इफ पॉलिसी मेकर वांट टू सेटिस्फाई द प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर। कह रहा है एक अच्छा मेजर है इकोनॉमिक वेलबींग का, ठीक है ना। इफ़ पॉलिसी मेकर वांट टू सेटिस्फाई द प्रेफरेंसेस ऑफ बायर, अगर पॉलिसी मेकर बायर की प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहता है तो अच्छा एक ये मेजर है। आगे चलते हैं। इन सम सर्कमस्टांसेस पॉलिसी मेकर माइट चूज टू डिसरिगार्ड कंज्यूमर सरप्लस बिकॉज दे डू नॉट रिस्पेक्ट द प्रेफरेंसेस दैट ड्राइव बायर बिहेवियर। कह रहा है कभी कभार वो जो कंज्यूमर सरप्लस की जो है उसको डिसरिगार्ड करते हैं, मतलब इज्जत नहीं देते। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट रिस्पेक्ट प्रेफरेंसेस दैट ड्राइव बायर बिहेवियर, क्योंकि वो उन प्रेफरेंसेस को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो बायर के बिहेवियर को किसी दिशा में ले जाता है। देखो कितनी सुंदर लाइन लिखी है। इन सम सर्कमस्टांसेस पॉलिसी मेकर माइट चूज टू डिसरिगार्ड कंज्यूमर सरप्लस बिकॉज दे डू नॉट रिस्पेक्ट द प्रेफरेंसेस दैट ड्राइव बायर बिहेवियर, क्योंकि वो उन प्रेफरेंसेस को अच्छा नहीं मान रहे जिससे बायर का बिहेवियर किस ड्राइव मतलब किसी दिशा में जाता है। जैसे कि एग्जांपल से बताता है, कहता है एक ड्रग एडिक्ट है। अब ड्रग एडिक्ट है भाई, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाएगा, उसकी विलिंगनेस तो बहुत ज़्यादा है देने की, ठीक है ना। लेकिन अगर उससे हम कम पैसे ले रहे हैं, ठीक है ना, उससे हम कम पैसे ले रहे हैं तो उसका कंज्यूमर सरप्लस तो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इससे इकोनॉमिक वेलबींग तो नज़र नहीं आ रहा ना। यही बताना चाह रहा है, रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग एडिक्ट्स आर विलिंग टू पे हाई प्राइस फॉर हीरोइन, yet it would not say that addicts get larger benefits from being able to buy heroin at lower price। ये नहीं बोल सकते उनको लार्जर बेनिफिट हो रहे हैं, उनका कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है। यार ले तो वो बेकार ही चीज़ रहे हैं ना भैया, तो ऐसे में इकोनॉमिक वेलबींग तो नज़र नहीं आ रहा है, पर ड्रग एडिक्ट को ऐसा लग रहा है कि उसका तो कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सोसाइटी, विलिंगनेस टू पे is this in this instant is not good measure of the buyer benefit। भैया ये विलिंगनेस टू पे जो देख रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर, ड्रग वाले एग्जांपल के अंदर, ये एक अच्छा मेजर नहीं है। एंड कंज्यूमर सरप्लस इज़ नॉट गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, और इस केस में कंज्यूमर सरप्लस एक वेलबींग का कोई मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब इकोनॉमिक वेलबींग नज़र नहीं आ रहा है। बिकॉज एडिक्ट्स आर नॉट लुकिंग आफ्टर देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट, क्योंकि वो तो एडिक्टेड है, उसको तो पता ही नहीं क्या करना और क्या नहीं करना। इन मोस्ट मार्केट्स हाउएवर कंज्यूमर सरप्लस डज रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक वेलबींग। किसी किसी मार्केट मतलब काफ़ी मार्केट में वेलबींग को भी रिफ्लेक्ट करता है। इकोनॉमिस्ट नॉर्मली अज्यूम दैट बायर आर रैशनल व्हेन दे मेक डिसीजन। उनको लगता है बायर समझदार है। रैशनल पीपल डू द बेस्ट दे कैन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव गिवन देयर अपॉर्चुनिटी। रैशनल पीपल हमेशा अच्छा ही करेंगे। रैशनल का मतलब जिसमें प्रूडेंस है, समझदारी है। इकोनॉमिस्ट ऑल्सो नॉर्मली अज्यूम दैट पीपल प्रेफरेंसेज शुड बी रिस्पेक्टेड। उनकी प्रेफरेंस को रिस्पेक्ट करो। मोस्टली हर बंदा तो ड्रग के लिए नहीं चल रहा ना। इन दिस केस कंज्यूमर आर द बेस्ट जज ऑफ हाउ मच बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम द गुड्स दे बाय। और कंज्यूमर ही देख सकता है, वही एक खुद एक अच्छा जज है जो देख सकता है उसको कितना बेनिफिट हो रहा है जब वो गुड परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9891156969 पे। आपके डाउट सॉल्व करे जाएंगे वहाँ पे। और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।